नमस्कार। मैं स्नेहा, आपके होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सबके ही प्यार और सपोर्ट के वजह से आज मैं इस जगह पर हूँ और आगे भी आप सब से यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। मेरे कुछ दोस्तों का नाम है नंद किशोर जी, अमित जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, संजय शर्मा जी। आप सबको दिल से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है श्रवण की। श्रवण जो कि एक बहुत अच्छा समझदार लड़का था। श्रवण के परिवार में उसके माता पिता और उसकी 3 बहनें थीं। ये तीनों बहनें उससे बड़ी बहन थीं और श्रवण के परिवार में पैसे की काफ़ी कमी, काफ़ी परेशानी थी। लेकिन श्रवण के पिता काफ़ी पुराने ख्यालात के होने की वजह से वो अपनी बेटियों को पढ़ा तो चुके थे, लेकिन उनका ये मानना था कि बेटियों को घर के बाहर जाकर नौकरी करना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं इस बात को गलत भी नहीं कहूँगी। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और माता पिता हमेशा जो भी बच्चों के लिए सोचते हैं वो सही ही होता है। और श्रवण छोटा होने की वजह से अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। श्रवण अभी 12th क्लास में ही था, लेकिन श्रवण ने ये तय किया कि वो अपने पिता की मदद करने के लिए अभी से ही अपनी जॉब को स्टार्ट करेगा, जो कि वो पार्ट टाइम में करना चाहता था और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहता था। उसका ये मानना था कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाएगा और थोड़े बहुत पैसे जो भी बचेंगे वो पैसे वो अपनी बहनों की शादी के लिए बचा कर रखेगा। लेकिन आपको भी पता है, महंगाई के ज़माने में जो भी हम सोचते हैं वो उतने पैसे में ही हमेशा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और एक दिन अचानक श्रवण के परिवार में एक ऐसा भूचाल आया जिसके वजह से श्रवण के घर की हालत बद से बदतर हो गई। श्रवण के पिता का अचानक एक दिन एक्सीडेंट हुआ। उनका एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बुरा था जिसके वजह से वो पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गए और वो उठने चलने फिरने लायक भी बिल्कुल नहीं बचे। श्रवण के पिता की ऐसी हालत हो चुकी थी कि अब उनको हमेशा इलाज, दवाइयों की ज़रूरत थी। घर में कमाने वाला अब कोई नहीं बचा था। बेटियों ने पिता से बहुत मिन्नतें की कि वो अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि अब उनको भी ये बात समझ में आ चुकी थी। पिता के इस तरह बिस्तर पर पड़ने के बाद अगर वो अपने परिवार के लिए कुछ ना करें तो उनका परिवार कैसे चलेगा। लेकिन पिता अभी भी अपने ही ज़िद पर थे। उन्होंने बेटियों को नौकरी करने से साफ साफ मना कर दिया। श्रवण ने भी इस चीज़ में अपने पिता का साथ दिया। उसने कहा, पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं पूरी तरह से अपना पढ़ाई लिखाई बंद करके जॉब ही करूँगा और मुझे पता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। पिता को भी अपने बेटे पर काफ़ी भरोसा था। श्रवण ने ये तय तो कर लिया, लेकिन तुरंत कोई अच्छी नौकरी मिलना, वो भी बिना पढ़ाई पूरी किए, इतना आसान नहीं था। श्रवण को ये बात अभी तक तो पता नहीं थी। श्रवण अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। श्रवण को कोई भी उसके मन मुताबिक काम
मिला ही नहीं। इस वजह से श्रवण हमेशा छोटे मोटे जो भी काम मिलता वो काम करके जैसे तैसे घर पे खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा था। फिर भी पिता के दवाइयों के लिए पैसे नहीं जुट पाते थे और घर में जो रेंट देना था वो भी वो नहीं कर पा रहे थे। मकान मालिक ने भी 2 महीने तक चुप लगाए रखा, लेकिन उसको भी इनके घर की हालत बहुत अच्छे से पता थी। कोई भी कब तक आपकी मदद करे। आखिरकार ओनर का सब्र का बांध टूटा और उसने इन लोगों को घर खाली करने को कह दिया। लेकिन इतनी उसकी अच्छाई थी कि उसने तुरंत ही घर खाली करने को नहीं किया। उसने कहा कि वो 15 दिन का टाइम ले सकते हैं और उसके मुताबिक अपने लिए एक अच्छा सा घर ढूंढें और यहाँ से चले जाएं। उन लोगों को भी ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही थी। उन्होंने ये तय किया कि वो जल्दी से जल्दी कोई भी ढंग का घर ढूंढेंगे जिसका किराया कम से कम हो और वो उस जगह पर चले जाएंगे। दिन रात सारे लोग अब घर ढूंढने में लगे हुए थे। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई भी घर का पता नहीं चल पा रहा था। आखिरकार आज उनके घर पर एक औरत आई जिसने ये बताया कि वो कुछ दिनों बाद इसी घर में शिफ्ट होने वाली है और उसने कहा, मुझे एक बात अच्छे से पता है कि आपके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर सबको अच्छा भी लगा और अजीब भी, क्योंकि वो इससे पहले इस औरत से कभी नहीं मिले थे। तो वो औरत कौन थी जो कि इनकी मदद करना चाहती थी? और उस औरत की बात सुनकर माँ ने कहीं ना कहीं पूरी बात सुनना सही समझा। माँ ने उसे अंदर बुलाया, बिठाया, उसके बाद उसे पानी ला कर दिया। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस आप लोगों के बारे में सुनकर यहाँ आपसे मिलने चली आई। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। आप अगर चाहें तो मैं आपके घर की समस्या दूर कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उस औरत ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, मेरा एक काफ़ी पुराना मकान है जिसकी हालत मैं अच्छी तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी रहने लायक तो है ही। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस मकान में जाकर रह सकते हैं। माँ ने इतना सुनते ही ये सोचा कि अब उनके सर पर छत तो रहेगी, लेकिन तुरंत ही उनके बड़ी बेटी के मन में एक सवाल आया। उसने तुरंत उस औरत से सवाल किया, अगर आपके पास अपना खुद का घर है तो आप यहाँ रेंट के घर पर रहने क्यों आने वाली हैं? इस पर उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, मैं जानती थी ये सवाल ज़रूर आएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम में से कोई भी, मतलब मेरे परिवार का कोई भी इंसान उस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि उस घर पर सालों से केस मुकदमा चल रहा है। हम सब ये चाहते हैं कि वो केस हम जीत जाएं और हमारे रिश्तेदार ये चाहते हैं कि वो केस वो जीत जाए। इस वजह से हम में से कोई भी उस घर में नहीं रह सकता। उस घर में रहने की परमिशन हमें नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है सालों से उस घर पर ताला बंद है और उस घर की तरफ कोई आता जाता भी नहीं है। इसलिए जब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी आकर वहाँ तुम लोगों को रहने से मना ना करे, तब तक तुम लोग वहाँ आराम से रह सकते हो। अब ये जवाब सुनने के बाद उन्हें भी सारी बातें समझ में आ गईं। उन्हें ये तो पता था कि वहाँ पर रहना कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और तो और उस औरत ने ये भी कहा कि उस घर पर रहने के लिए आपको मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उस घर का जितना हो सके साफ सफाई का ख्याल रखें। अब इससे बड़ी बात उनके लिए तो कुछ हो ही नहीं सकती थी। तुरंत वो सब तैयार हो गए। औरत ने भी थोड़ी ही देर में
उनकी माँ को साथ में चलकर घर देखने को कहा। माँ और उनकी छोटी बेटी दोनों घर देखने के लिए चले गए। वो घर सच में काफी दूर लग रहा था, जैसे शहर के आखिरी कोने में है, लेकिन उन्हें तो रहने की जगह चाहिए थी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो घर कहाँ है और कैसा है। घर देखकर वो वापस आ चुके थे। घर पर सब लोग उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने ये बताया, घर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जैसा कि उस महिला ने बताया था, घर काफ़ी पुराना और काफ़ी जर्जर हालत में है, लेकिन फिर भी हमारे सर पर छत तो होगी। ये बात सबको सही लगी और 2 दिनों बाद ही वो वहाँ से मकान मालिक को कहकर शिफ्ट हो गए। उस घर में आने के पहले ही उन्होंने साफ सफाई थोड़ी बहुत की थी, लेकिन फिर भी अभी घर का काफ़ी हिस्सा साफ करना बाकी था। उन्होंने घर पर अपना सामान जमाया और फिर वहाँ पहले से ही काफ़ी सारा सामान भी पड़ा हुआ था, जिसको वो इस्तेमाल में लाने का सोच रहे थे। और उन्हें ये बात भी पता थी कि उस महिला को इससे भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने ये बातें भी बताई थी। अब उन्होंने घर जैसे तैसे जमा लिया था। पूरे घर की सफाई एक दिन में करना तो पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि वो बारी बारी करके घर की पूरी साफ सफाई कर लेंगे। वैसे भी इतने पूरे बड़े घर को इस्तेमाल में लाना उनको सही नहीं लग रहा था। इस वजह से उन्होंने ये तय किया था कि वो जितने हिस्से में रहने वाले हैं, सिर्फ उतने ही हिस्से को साफ सुथरा करेंगे और बाकी की साफ सफाई वो महीने में एक आध बार कर दिया करेंगे। और उन्होंने आज रात खाना खाया और खाकर सो गए। सब लोग सोए हुए थे, लेकिन अचानक उनके पिता, जो खाट पर लेटे हुए थे, वो अजीब तरीके से आवाज़ें निकालने लगे। ऐसा इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। पहले तो उनकी आवाज़ें काफ़ी धीमी थीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज़ लग रहा था जैसे बढ़ती जा रही है। वो जानबूझकर ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे जिससे कि कोई उठे और उसका ध्यान उनकी तरफ आए। आखिरकार उनकी पत्नी की नींद खुली और उन्होंने अपने पति को देखा। तब उन्होंने देखा कि वो आंखों से किसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पत्नी ने उस तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। पति अभी भी काफ़ी घबराए हुए थे। पत्नी ने अपने पति को समझा बुझाकर जैसे तैसे वापस से सुला दिया और सब सो भी गए। अगले दिन सुबह जैसे कि श्रवण हमेशा छोटे मोटे काम की तलाश में जाया करता था, वैसे ही वो अपने काम में निकल चुका था। बेटियां घर की साफ सफाई में लगी हुई थीं और माँ अपने पति के हाथ पैर में तेल की मालिश कर रही थी। अब ये सारे काम ख़त्म करने के बाद दोपहर को सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठे। श्रवण भी आज जल्दी ही घर वापस आ गया। उसने कहा, पता नहीं क्यों आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे पूरे शरीर में दर्द का एहसास हो रहा है, ऐसा जैसे कि किसी ने रात में उसे पटक पटक कर मारा हो। श्रवण की ऐसी बात सुनकर उसकी छोटी बहन हंसने लगी, लेकिन माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है बुखार आने वाला हो। वैसे भी बुखार आने के पहले ऐसे शरीर में दर्द होना बहुत आम बात है। और श्रवण को खाना खिलाकर माँ ने दवाई दी और श्रवण आराम करने के लिए चला गया। श्रवण सो ही रहा था कि तभी ऐसा श्रवण को लगा जैसे जमीन पर बिछाया हुआ उसका बिस्तर, उसका गद्दा किसी ने धीरे धीरे खींचना या खिसकाना शुरू किया हो। श्रवण की नींद खुल गई और श्रवण ने देखा तो सच में उसका बिस्तर एक कोने से खिसककर अब कमरे के बीच में आ चुका था। ये देखते ही श्रवण को काफ़ी अजीब लगा और उसे लगा ये उसके बहनों की शरारत होगी। श्रवण ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो चुपचाप सो गया।
अब रात हो चुकी थी और रात का खाना बनकर तैयार था। रात के खाने के लिए माँ श्रवण को उठाने गई। उसने जब श्रवण को उठाने की कोशिश की तब श्रवण की आँख ही नहीं खुल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे श्रवण बेहोश है। श्रवण को ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ घबरा गई। उसने तुरंत आवाज़ लगाकर अपनी बेटियों से पानी मंगवाया। पानी मंगवाकर उन्होंने श्रवण के चेहरे पर पानी डाला। जैसे ही पानी की कुछ बूंदें श्रवण के चेहरे पर पड़ी, श्रवण अजीब सा गुर्राता हुआ उठकर बैठ गया और वो अपनी माँ को, अपनी बहनों को ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे वो उन सबको अभी खा जाएगा। उनकी माँ और बहन ये चीज़ें देखकर थोड़ी देर के लिए तो डर गई, लेकिन माँ ने श्रवण के नज़दीक धीरे से जाते हुए कहा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है? और इतना कहकर उन्होंने जैसे ही श्रवण के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, श्रवण ने तुरंत लपक कर अपनी माँ के हाथों में काट लिया। उसने इतनी ज़ोर से अपनी माँ के हाथों में काटा था जैसे कि वो अपनी माँ के हाथों को चबा जाना चाहता था। उसने अपने माँ के हाथ से एक मांस का टुकड़ा निकाल लिया जो कि उसके मुंह में था। ये देखकर बहनें डरकर और ज़्यादा पीछे चली गईं। माँ दर्द से चिल्लाने और कराहने लगी। श्रवण उस मांस के टुकड़े को कचर कचर करके सबके सामने खा गया और उसके होठों पर लगे हुए खून के बूंदों को जीभ से घुमाकर ऐसे चाटा जैसे कि वो उसकी मन पसंदीदा चीज़ हो। ये सब देखकर श्रवण की माँ को भी अब श्रवण से डर लग रहा था। इधर इसके पिता ज़ोर ज़ोर से फिर वही आवाज़ें निकाल रहे थे जैसी आवाज़ें वो पिछली रात को निकाल रहे थे। ये सुनते ही सबका ध्यान अब श्रवण से हट चुका था। सब भागकर तुरंत पिता के पास आए। पिता फिर से अजीब तरीके से अपनी आँखों को घुमा घुमा कर दिखा रहे थे जैसे वो किसी के तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन वहाँ किसी को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इधर श्रवण अपने कमरे से बाहर आया, लेकिन वो अपने कमरे से सीधा नहीं, उल्टा हाथ और पैरों पर चलते हुए बाहर आ रहा था, ऐसे जैसे कि कोई जानवर धीरे धीरे चलते हुए आगे आ रहा हो। श्रवण लगातार गुर्रा रहा था। श्रवण अजीब तरीके से बार बार अपने जीभ को निकाल निकाल कर अपने चेहरे पर घुमाकर चाट रहा था जैसे कि वो कुछ चाटने की और स्वाद लेने की कोशिश कर रहा हो। श्रवण को इस तरीके से देखकर बहनें अब लगातार चीखने चिल्लाने लगीं। माँ को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसे संभाले, श्रवण को, अपने पति को या फिर अपनी बेटियों को। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी बेटियों को शांत कराया और श्रवण को धकेल कर एक कमरे में भेजने की कोशिश करने के लिए वो श्रवण के पास जाने लगी, लेकिन श्रवण ने लपक कर अपनी माँ को धक्का दिया और वो अपनी माँ के शरीर पर चढ़ बैठा और बारी बारी जैसे उसने अपनी माँ के हाथों को काट कर खाया था वैसे ही वो अपने माँ के शरीर के मांस के टुकड़े नोच नोच कर लगातार खाए जा रहा था। ये दृश्य देखकर बेटियां एक कोने में दुबक कर लगातार चिल्ला रही थी। श्रवण की माँ ने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन वो चाह कर भी खुद को इस बार श्रवण के पंजे से छुड़ा नहीं पाई और देखते ही देखते श्रवण की माँ की मौत वहीं सबके सामने हो गई। श्रवण के पिता अभी भी बार बार वैसे ही अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे जैसे कि वो वहाँ से उठकर भागना चाहते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पा रहे थे। तभी उसके पिता बिस्तर से नीचे गिर गए
और उन्होंने खुद को घसीटते हुए अपनी बेटियों की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो भी करने में सक्षम नहीं थे। इस वजह से वो अपने ही जगह पर बस हिलने की कोशिश में लगे हुए थे। बेटियां ये सब देखकर अब इतना परेशान हो चुकी थीं कि वो क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते धीरे धीरे श्रवण ने अपने पिता की भी वही हालत कर दी जो कि उसने थोड़ी देर पहले अपनी माँ की थी। अब जबकि माँ और पिता दोनों की हत्या हो चुकी थी, बेटियों को कुछ भी और समझ में नहीं आया। वो तीनों भागकर उस घर से बाहर निकली और उन्होंने उस घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। श्रवण अजीब तरीके से गुर्राता हुआ लगातार दरवाजे को पीट रहा था और वो तीनों दरवाजे को बाहर से बंद करके वहीं पर खड़े होकर श्रवण के गुर्राने की आवाज़ को सुनकर डर रही थीं, रो रही थीं। लेकिन सबसे बड़ी बहन ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, हम सबको यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना भैया को जो भी हुआ है वो शायद हमें ही मार डाले। ये बात सुनकर वो तीनों पागलों की तरह वहाँ से भागने लगी। वो कहाँ जाती, क्या करती, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से वो भागते भागते अपने उसी पुराने मोहल्ले में पहुंच गईं जहां पर वो पहले रहा करती थीं। और वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी माँ की बहुत पुरानी सहेली को ये सारी बातें डरते डरते बताई। उसने जब ये बातें सुनी, उसके पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन निकल गई। उसे तो उनकी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग वहाँ जाएंगे और जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है और श्रवण को क्या हुआ है। और इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए बच्चियों को वहीं बिठाकर अपने आस पड़ोस के लोगों को सारी बातें बताकर इकट्ठा करने लगी। इसमें उनका मकान मालिक भी शामिल हो गया और वो सारे लोग उस घर पर पहुंच गए। वहां जब वो पहुंचे तो वहां पर उन्होंने दरवाजे के बाहर से वैसी ही आवाज़ सुनी जैसे कि लड़कियां बता रही थीं। वो लड़कियां इतनी ज़्यादा डरी हुई थीं कि वो दरवाजे के पास तक नहीं जाने को तैयार थीं। आखिरकार उस औरत ने, मतलब उनकी माँ की सहेली ने, आगे बढ़कर धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही अंदर से एक अजीब सी गंदी सी बदबू उन सब के नाक से टकराई। सब ने तुरंत अपने अपने नाक को ढक लिया और सामने का नज़ारा देखकर वो सब डर गए थे, क्योंकि सामने वैसे ही उसकी सहेली, उसके पति और श्रवण की लाश पड़ी हुई थी। फिर ये अंदर से गुर्राने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। सबको अब समझ में आया कि सच में वो बच्चियाँ सच ही कह रही थीं और शायद उनकी भी दुर्दशा ऐसी ही होती अगर वो इस घर में थोड़ी देर और रुक गई होती। आखिरकार उस औरत ने उन बच्चियों को अपने साथ ही रखने का तय किया और वो इन सब के लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए सबकी मदद से जैसे तैसे करके उनके शरीर को, जो कि अब ना के बराबर बचा हुआ था, लेकर बाहर आई और उसने बाकी सबकी मदद से उनके बचे हुए शरीर के टुकड़ों का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उन बच्चियों को अपने साथ ही रखा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वो उस घर तक पहुंची कैसे और उस घर में ऐसा क्या था जिसके वजह से उनकी ऐसी हालत हुई। लड़कियों से पूछने पर लड़कियों ने उस औरत के आकर घर दिखाने से लेकर घर देने तक की सारी बातें बता दी और जब सब ने पता किया तब उन्हें पता चला कि ये घर एक श्रापित घर है, जिसमें कि सालों पहले रहने वाला परिवार टोना टोटका और काला जादू किया करता था। लेकिन जब उनकी मौत हुई तब
उस घर में कुछ आत्माएं कैद होकर रह गईं, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक थीं, और उन्हीं आत्माओं का वास अब उस घर में हमेशा हमेशा के लिए है। आखिरकार वो औरत आई कहाँ से? तो इस पर कुछ लोगों का ये भी मानना था कि वो वही औरत थी जो कि ये टोना टोटका किया करती थी। उसकी मृत्यु के बाद भी उन शैतानी आत्माओं को बलि देना, भोग लगाना, कहते हैं कि आज भी उसी का काम है, और वो ऐसे ही लोगों को ढूंढ ढूंढ कर बारी बारी उस घर में पहुंचाया करती है, ताकि वो उन आत्माओं का भोग पूरा कर सके। तो अगर आपको भी ऐसे ही कोई किसी घर का पता दे तो वहाँ गलती से भी मत जाना। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।